हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, एक बार इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस है तो इस समीकरण के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस के स्थान पर कर देंगे माइनस। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है प्लस है तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है गुणा का अर्थ है भाग है तो इस समीकरण के अंदर हम क्या कर देंगे, गुणा के स्थान पर कर देंगे भाग। और मेरे भाई लास्ट में बोल रहा है कि भाग का अर्थ है गुणा तो भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और अब हम बनाएंगे नया समीकरण और उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 40, उसके बाद में माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, उसके बाद में है 17, 17 के बाद में है भाग, भाग का अर्थ है गुणा। फिर क्या है 3 तो यहाँ पर लिखेंगे 3, उसके बाद में क्या है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, उसके बाद में है 25 तो यहाँ पर मेरे भाई लिखेंगे 25, 25 के बाद में है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग और भाग के आगे क्या है 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले है 40, उसके बाद में है प्लस, फिर है 17, उसके बाद में है गुणा, फिर है 3, फिर है माइनस। अब देखिए 5 का भाग देंगे 25 में तो 5 का भाग 25 में देंगे तो चला जाएगा 5 बार। ठीक है, भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 40 प्लस, उसके बाद में 17 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 17 तिये 51। उसके आगे क्या है माइनस का 5 तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करने के बाद में प्लस प्लस की संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 40 है और प्लस का 51 है तो 40 और 51 मिलकर बन जाएगा 91। फिर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस का 5 तो 91 में से हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 91 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 86। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 86। अब हमें देखना है कि 86 किसी ऑप्शन में दिया गया है तो आंसर 86 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि जिस प्रकार से 14 से यहाँ पर 225 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 17 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 14 से यहाँ पर 225 कैसे बना है। तो मेरे भाई 14 से यहाँ पर 225 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 14 के अंदर किया गया है +1। तो ध्यान से देखिए 14 के अंदर +1 करेंगे तो 14 और 1 मिलकर बन जाएगा 15। अब 15 से 225 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 225 होता है। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 225 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है, यानी कि 14 से यहाँ पर 225 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 14 के अंदर +1 किया गया है, 14 और 1 मिलकर बन गया 15। और मेरे भाई 15 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा गया है 225। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 17 के अंदर है और इस 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 17 के अंदर हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 17 के अंदर +1 करेंगे तो 17 और 1 मिलकर बन जाएगा 18। और इस 18 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना 18 का स्क्वायर होता है 324। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 324। अब हमें देखना है कि 324 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 324 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी कूट भाषा में PRIME को
KIRNV लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SPORT को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। क्या करेंगे, जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि PRIME को यहां पर KIRNV कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि SPORT को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि PRIME इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई इसको यहां पर लिखा गया है KIRNV। तो यहां पर देखिए मेरे भाई PRIME को यहां पर KIRNV कैसे लिखा गया है। तो यदि आप इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों शब्दों के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं वो सभी अल्फाबेट लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे यहां पर देखिए P का अपोजिट है K, R का अपोजिट है I का अपोजिट है R, M का अपोजिट है N और E का अपोजिट है V। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो मेरे भाई देखिए जिन दो अल्फाबेट लेटर की संख्याओं का टोटल योग 27 हो जाए, समझना वो दोनों अल्फाबेट लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे यहां पर देखिए P आता है 16 नंबर पर है, K आता है 11 नंबर पर है। 16 और 11 को आपस में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 27 है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए R आता है 18 नंबर पर है, I आता है 9 नंबर पर है। 18 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो मिलकर बन जाएगा 27 है। फिर देखिए यहाँ पर है I आता है 9 नंबर पर है, यहाँ पर है R आता है 18 नंबर पर है। 9 और 18 को आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 27 है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर M आता है 13 नंबर पर और N आता है 14 नंबर पर है। 13 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो मिलकर बन जाएगा 27 है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए E है, E आता है 5 नंबर पर है। यहाँ पर है V आता है 22 नंबर पर है। 5 और 22 को आपस में ऐड करेंगे तो मिलकर बन जाएगा 27 है। यानी कि यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि SPORT इन सभी शब्दों या इन सभी लेटर के अपोजिट लेटर कौन से होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले S का अपोजिट लेटर ज्ञात करना है। तो S का अपोजिट लेटर होता है H। अब यहाँ पर देखिए H यानी कि S का अपोजिट लेटर H कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए S आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। और मेरे भाई H आता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर है। यदि हम 19 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो मिलकर बन जाएगा 27 है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, P का अपोजिट ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई P का अपोजिट होता है K। कैसे, देखिए P आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। K आता है 11 नंबर पर है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो मिलकर बन जाएगा 27 है। फिर देखिए P के बाद में है O का अपोजिट क्या होता है, तो मेरे भाई O का अपोजिट होता है L। कैसे, देखिए O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। L आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो मिलकर बन जाएगा 27 है। फिर देखिए क्या है R का अपोजिट क्या होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है R का अपोजिट होता है I, क्योंकि R आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर। I आता है 9 नंबर पर है। 18 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो मिलकर बन जाएगा 27 है। उसी प्रकार से लास्ट में है T का अपोजिट क्या होता है, G। कैसे, तो मेरे भाई देखिए T आता है 20 नंबर पर और G आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। 20 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो मिलकर बन जाएगा 27 है। यानी कि मेरे भाई SPORT इसके अपोजिट लेटर होंगे HKLIG। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर है HKLIG। ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ट्रिक क्या है, तो मेरे भाई आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। अब आपको क्या करना है, इस तरह की आकृति देखनी है इस बड़ी वाली आकृति में। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक आकृति हमें इस तरह की दिख रही है ये वाली, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे 3। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए एक आकृति हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रही है तो इस आकृति में भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे 3। उसी प्रकार से देखिए मेरे भाई एक आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है तो 3 त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति के अंदर। ऐसे कितने त्रिभुज हो गए, तो मेरे भाई 3 3 6 3 3 9, यानी कि कितने त्रिभुज हो गए 9। अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए मेरे भाई एक त्रिभुज बन रहा है ये, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये, तीसरा त्रिभुज बन रहा है ये और चौथा त्रिभुज बन रहा है ये। 4 त्रिभुज हो गए ये, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 9 के अंदर 4 को और ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर इन चारों आकृतियों को मिलाकर एक त्रिभुज और बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ये हो जाएगा तो प्लस एक और कर देंगे। इसी प्रकार से यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इन सभी आकृतियों को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज ये वाला बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो प्लस क्या कर देंगे एक और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। अब हम क्या करेंगे इन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 15। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 15 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 8 और 28 इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। यानी कि जो रिलेशन 8 और 28 के बीच में है वही रिलेशन होगा 27 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए
8 और 28 इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से समझिए। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले 8, तो यहाँ पर 8 लिखा जा सकता है कैसे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 2 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो 2 का क्यूब होता है कितना, 8 है। उसी प्रकार से देखिए 8 के बाद में क्या है, 28 है, तो यहाँ पर 28 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दें, 3 का क्यूब कर दें और प्लस 1 कर दें, तो मेरे भाई 3 का क्यूब होता है 27 और 27 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 27 और 1 मिलकर बन जाएगा 28। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 27, 27 क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 27 से 3 का क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि 8 और 28 के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन होगा 27 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में। तो मेरे भाई 8 क्या था, 2 का क्यूब, फिर 28 क्या था, तो देखिए 2 से जस्ट अगली संख्या थी 3 और यहाँ पर क्या किया गया है, 3 का क्यूब प्लस 1। उसी प्रकार से देखिए 27 क्या है, 3 का क्यूब, तो मेरे भाई 3 से जस्ट अगली संख्या क्या होती है, तो आप सभी को पता है कि 3 से जस्ट अगली संख्या होती है 4, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब प्लस 1, तो आप सभी को पता है 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64 और 64 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 64 और 1 मिलकर बन जाएगा 65, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि 65 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 65 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस मुगल शासक के शासन काल में जजिया कर पुनः लगाया गया था। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किस मुगल शासक के शासन काल में जजिया कर को पुनः लगाया गया था, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि औरंगजेब के शासन काल में जजिया कर को पुनः लगाया गया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के शासन काल में जजिया कर को समाप्त किया गया था, तो मेरे भाई याद रखना अकबर के शासन काल में जजिया कर को समाप्त किया गया था। किस ईस्वी में किया गया था, तो मेरे भाई अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी के अंदर क्या किया गया था, जजिया कर को समाप्त किया गया था। और मेरे भाई याद रखना उसके बाद में यानी कि अकबर के बाद में औरंगजेब ने 1679 ईस्वी के अंदर जजिया कर को पुनः लगाया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए अकबर है, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है अकबर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल शासक था अकबर है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो मेरे भाई याद रखना फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन सा रोग यौन संबंधित है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन सा रोग यौन संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो हीमोफीलिया रोग है ये यौन संबंधित रोग है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अधिवक्र ग्रंथि, ऑप्शन बी है आउटो ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, और ऑप्शन डी है अग्नाशय ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि या फिर मेरे भाई पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लोदी वंश बहलो लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो विटामिन बी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए बाकी आप याद रखना विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई ये सभी के सभी विटामिन किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन तत्व है, ऑप्शन बी है कैल्शियम तत्व है, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन तत्व है और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन तत्व है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन तत्व है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।